हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग जेआईबी के एक इंपॉर्टेंट पेपर एएफएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी अकाउंट्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग कंपनीज के बारे में डिटेल में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपनी बेसिकली होती क्या है। तो देखो, जब भी हमें बिजनेस करना होता है तो हम बिजनेस कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि हम अकेले बिजनेस कर सकते हैं, हम किसी के साथ में मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, या फिर हम एक अपनी कंपनी जो है वो ओपन कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के मान के चले एक ए पर्सन है, ठीक है, वो कार का बिजनेस करना चाहता है। तो ए ने क्या किया, एक एबीसी एंटिटी जो है वो बनाई है और इस एंटिटी को उसने कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है वो रजिस्टर करवा दिया है। अब इस एंटिटी के थ्रू जो है वो आप अपना कार का बिजनेस जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एबीसी एंटिटी है ये आपकी यहाँ पर कंपनी जो है वो कहलाएगी। तो कंपनी बेसिकली क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको हम लॉ के द्वारा क्रिएट करते हैं ताकि हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म जो है वो कर सकें। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिए, कंपनी क्या है, एक लीगल एंटिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसलिए फॉर्म किया जाता है ताकि हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म जो है वो कर सके, ठीक है। अब देखो, जो कंपनी होती है ना वो एक सेपरेट एंटिटी होती है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, ए ने एबीसी एंटिटी को यहाँ पर बनाया, यानी कि एबीसी कंपनी को बनाया। तो लॉ की नजर में ये जो एबीसी कंपनी है और ये जो इसका ऑनर है वो दो सेपरेट एंटिटीज हैं। यानी कि लॉ मानेगा कि एबीसी कंपनी अलग है और ये जो ए पर्सन है जिसने इसे बनाया है वो यहाँ पर अलग है, ठीक है। जैसे आप किसी कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा देते हो तो एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो बन जाता है जिसके पास खुद के राइट्स होते हैं, ठीक है। वो खुद के नाम पर यहाँ पर बिजनेस वगैरह जो है वो करता है। इसीलिए आप देखोगे, जब भी किसी कंपनी के द्वारा कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो वो हमेशा कंपनी के नाम पर होती है, ना कि ऑनर के नाम पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि लॉ की नजर में जो कंपनी है और उसका जो ऑनर है वो दो सेपरेट एंटिटीज जो है वो होती हैं, ठीक है। कंपनीज के खुद के लीगल राइट्स होते हैं और ऑब्लिगेशंस होते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखो, जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर जो ऑनर्स होते हैं वो कभी भी कंपनी के डेट्स और ऑब्लिगेशंस के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। इसका क्या मतलब होगा, जैसे एग्जांपल के मान के चले एक यहाँ पर कंपनी है, ठीक है, जिसके ऊपर 50 लाख रुपए का जो है वो डेट है, ठीक है, और इसका ऑनर कौन है, ये ए पर्सन है। तो लॉ की नजर में ये जो ए पर्सन है वो एक सेपरेट एंटिटी है, इसीलिए ये यहाँ पर जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंपनी के डेट्स को पे करने के लिए, ठीक है। कंपनीज के केस में जो मेंबर्स होते हैं यानी कि कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है, ठीक है। लिमिटेड होने का मतलब क्या है कि एक ऑनर है, एक पर्सन है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनी के अंदर, जैसे मान के चलिए ए पर्सन है, कंपनी के 100 शेयर जो है वो खरीदे हुए हैं और एक शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपए है। तो ए पर्सन की लायबिलिटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए जो है वो कंपनी को पे करेगा और कुछ भी ये पे जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। तो एक शेयर होल्डर ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की होती है कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो उतना ही पैसा पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी भी कंपनी उससे ज्यादा पैसा जो है वो नहीं मंगवा सकती है। जैसे हो सकता है कि कंपनी को 50 लाख रुपए यहाँ पे डेट पे करना है और कंपनी बोलेगी कि ए पर्सन आप 50 लाख रुपए दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कंपनी सिर्फ और सिर्फ इससे 1000 रुपए ही जो है वो मंगवा सकती है, जितने की इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितने की इसने कमिटमेंट जो है वो दी हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनीज के केस में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ओके, उसके बाद ये जो कंपनीज होती है ना ये इनडेफिनेट बहुत लंबे समय तक जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अगर कंपनी की जो मेंबरशिप है वो चेंज होती है, उसकी जो मैनेजमेंट चेंज होती है, तो उससे कंपनी के वर्किंग के ऊपर कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। कंपनी अपना काम जो है वो करती रहती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे ए और बी ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बनाई, ठीक है। उसके बाद अगर ए पर्सन जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़कर चला जाता है तो उस केस में क्या होता है, या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोबारा से किया जाता है या फिर पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। पर कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान के चलिए ए और बी ने मिलकर एक कंपनी यहाँ पे जो है वो बनाई है, ठीक है। फिर ए जो है वो कंपनी को छोड़कर चला गया, इसने अपने शेयर जो है वो सी पर्सन को मान लीजिए बेच दिया है। तो यहाँ पर ऑनर जो है वो कंपनी का चेंज हो गया, पर इसका जो है कंपनी की वर्किंग के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। कंपनी जो है वो अपना काम करती रहती है। इसीलिए कंपनी के अंदर
परपेचुअल एक्जिस्टेंस का एक फीचर होता है कि ये लंबे समय तक जो है बिना किसी रुकावट के जो है वो काम कर सकते हैं, चाहे इसकी जो मैनेजमेंट है या फिर जो ऑनरशिप है वो चेंज होती जा रही है। ठीक है, साथ के साथ कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं तो कभी भी आप अपने शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को सेल जो है वो कर सकते हो, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे ए ने सी को अपने शेयर जो है वो ट्रांसफर कर दिए, तो ये अलाउ होता है कंपनीज के केस में। ठीक है, आप कभी भी शेयर्स को बाय सेल और ट्रांसफर कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, साथ के साथ जो यहाँ पर हमारे जो कंपनीज होती है उसकी जो मैनेजमेंट होती है और उसकी जो ऑनरशिप होती है वो भी डिफरेंट होती है। अगर हम एक पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें तो उसके जो ऑनर्स होते हैं यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं वही पार्टनरशिप को मैनेज करने का भी जो है वो काम करते हैं, यानी कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट पार्टनर्स के हाथ में होती है। पर कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनीज की जो ऑनरशिप होती है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है। ठीक है, शेयर होल्डर्स के पास होती है, पर उसको मैनेज कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो करते हैं, यानी कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट कंपनी की जो है वो अलग अलग रहती है। हालांकि जब कंपनी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे तो वहां पर जो शेयर होल्डर्स है वो वोटिंग कर सकते हैं, पर जो डे टू डे ऑपरेशन है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, वो लेने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही रहता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कंपनीज के बारे में जो कि आपको यहां पर पता होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इंडिया कंपनीज आर गवर्न्ड बाय विच एक्ट? तो हमारे देश के अंदर जो कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने का काम जो है वो कौन सा एक्ट जो है वो करता है? फटाफट से यहां पर इसका आंसर बताइए, फटाफट से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर कंपनीज को रेगुलेट करने का काम, गवर्न करने का काम जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो करता है। तो आज के टाइम में जितने भी कंपनीज बनती है उन्हें कंपनीज एक्ट के अंदर खुद को रजिस्टर करवाना जो है वो जरूरी होता है, ये कंपल्सरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज ट्रीटेड एज कंपनी सिग्नेचर एंड इज अफिक्स्ड ऑन द ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी कि लॉ की नजर में वो एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, जिसके पास खुद के लीगल राइट्स हैं और ऑब्लिगेशंस हैं। तो कंपनी जो भी फंक्शंस परफॉर्म करती है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, उन्हें उसे अपने नाम पर ही जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, कंपनी कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, तो वो साइन वगैरह तो कर ही नहीं सकता। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना हो, कोई भी काम हो, तो वहां पर हमें साइन जो है वो करने की रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसे अगर आप बैंक में कोई अकाउंट भी ओपन करवाने जाते हो तो आपको अपना साइन जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि एक तरह का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कंपनीज को भी कई सारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। अब कंपनी कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि वो यहाँ पर अपने हाथों से यहाँ पर जो है वो साइन करे। ठीक है, तो उस केस में ना कंपनी की एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील बेसिकली एक मोहर होती है। हर कंपनी की एक मोहर होती है ना, स्टैंप होती है। ठीक है, और ये जो मोहर होती है ये बेसिकली कंपनी के सिग्नेचर का जो है वो काम करती है, और कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ये कॉमन सील जो है वो लगाई जाती है। ध्यान में रखना है कि कंपनी का जो सिग्नेचर होता है वो उसका कॉमन सील जो है वो रहता है। तो ये मोहर जिस भी डॉक्यूमेंट पे लगी होगी, हम मान के चलेंगे कि कंपनी ने अपने साइन जो है उसके ऊपर कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि कंपनी के द्वारा वो ऑथराइज है। तो कॉमन सील आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। डैश कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी दैट ऑपरेट्स अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय सॉवरेन अथॉरिटी एंड टिपिकली अ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसे एक स्पेशल चार्टर ग्रांट करके जो है वो बनाया जाता है, और ये चार्टर होता है वो बेसिकली देश की जो सॉवरेन अथॉरिटी होती है, जैसे कि गवर्नमेंट, वो यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करती है, ग्रांट करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के मान के चले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये एक तरह की चार्टर्ड कंपनी थी जिसे इंग्लैंड की जो क्वीन थे एलिजाबेथ, उन्होंने स्पेशल चार्टर ग्रांट करके जो है वो बनाया था। ठीक है, और ये जो चार्टर होता है वो बेसिकली एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर इस कंपनी के जितने भी राइट्स हैं, प्रिविलेज हैं, वो सारी चीजें जो है वो लिखी होती है, और कंपनी को उस चार्टर के अकॉर्डिंग ही जो है वो काम करना होता है। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एक तरीके से उस चार्टर के अंदर कि कंपनी कैसे काम करेगी, उनके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या राइट है, और उनके पास क्या प्रिविलेज है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली कंपनी एक टाइप होती है। उसके बाद देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज देखो,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, जिसे 1 अप्रैल 1935 में जो है वो बनाया गया था, और इसे बनाने के लिए एक स्पेशल एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 जो है वो पास किया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह की कंपनी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसको बनाने के लिए एक स्पेशल एक्ट जो है वो पास किया जाता है, और ये जो कंपनी है उस एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही जो है वो काम करती है। तो आप देखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बनाने के लिए एक स्पेशल एक्ट जो है वो पास किया गया था, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के जो रूल्स हैं, प्रोविजंस है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है, इसीलिए एक तरह की स्टैट्यूटरी कंपनी जो है वो कहलाएगी। उसके बाद देखो Unilever PLC is a company that is incorporated and registered in United Kingdom but conduct business operations globally, including the United States, India and Brazil. What type of company is Unilever PLC in India? तो इसका जो आंसर है वो है फॉरेन कंपनी। मैं क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, जो यूनिलीवर पीएलसी कंपनी, ये बेसिकली इनकॉर्पोरेट कहाँ पर हुई है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ठीक है, और वो इंडिया के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रही है। तो अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया के लिए जो कंपनी है फॉरेन कंपनी। क्यों? क्योंकि देखो, फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? एक ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट तो किसी और देश में हुई है पर काम किसी और देश के अंदर भी कर रही होती है, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद देखो, ग्रीन टेक कंपनी मेंटेन्स अ मेंबरशिप बिटवीन 2 and 200 शेयर होल्डर्स। इट रेजेस फंड्स प्राइवेटली विदाउट इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। ग्रीन टेक इनोवेशन कंपनी एग्जाम्पलाइज विच टाइप ऑफ कंपनी? देखो, एक कंपनी है यहाँ पर ग्रीन टेक कंपनी, ठीक है, और इसकी जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो 2 है और मैक्सिमम कितने यहाँ पर 200 है, ठीक है। अगर आपको ये कंपनी स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर जो है वो हो सकते हैं। साथ के साथ इन्हें जो फंड्स हैं वो भी प्राइवेटली जो है वो रेज करने पड़ते हैं, यानी कि अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज को पब्लिक को इशू करके फंड रेजिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये किस तरह की कंपनी होगी? तो इसका जो आंसर है वो है प्राइवेट कंपनी इज अ करेक्ट आंसर। क्या है? प्राइवेट कंपनी इज अ करेक्ट आंसर। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं प्राइवेट कंपनी के। पहले तो मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर और मैक्सिमम जो है वो 200 होते हैं। साथ के साथ जब इन्हें फंड्स की जरूरत पड़ती है तो फंड्स जो है वो प्राइवेटली रेज कर सकते हैं, यानी कि ये प्राइवेटली कुछ लोगों को अपने शेयर्स ऑफर कर सकते हैं, पर ये जनरल पब्लिक को अपने शेयर जो है वो ऑफर नहीं कर सकते। साथ के साथ ये जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं उनके जो शेयर्स होते हैं वो भी फ्रीली ट्रांसफरेबल जो है वो नहीं होते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? देखो, सिंपली देखो, अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स यहाँ पर परचेज करते हो तो अगर आप शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हो तो पहले आपको ये शेयर जो है एग्जिस्टिंग मेंबर को ही ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं लेते हैं तब आप बाहर जाके यहाँ पर शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि आप फ्रीली किसी को भी शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जाती है। तो ये आपकी आंसर क्या है? प्राइवेट कंपनी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। Dash company is a type of business entity that offers its shares to the public for purchase and it is listed on the stock exchange। एक ऐसी कंपनी जो कि अपने शेयर जो है वो पब्लिक को ऑफर करती है परचेज करने के लिए, साथ के साथ ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है वो लिस्टेड होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है पब्लिक कंपनी इज अ करेक्ट आंसर। पब्लिक कंपनी इज अ करेक्ट आंसर। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे कि पब्लिक कंपनी है तो उसके जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो 7 होने चाहिए। अगर कोई पब्लिक कंपनी बनना चाहती है तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जितने मर्जी यहाँ पर मेंबर्स हो सकते हैं। साथ के साथ इसका स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर शेयर्स का ट्रेड जो है वो किया जाता है, ठीक है। और इसके जो शेयर्स होते हैं ना वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि आप कभी भी किसी को भी अपने शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो थोड़ी सी कम जो है वो रहती है, ठीक है। पब्लिक कंपनी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। ABC Company Limited is a company in which 51% of paid up share capital is held by central government of India. What type of company is ABC Company Limited? तो ABC Company Limited है जिसके जो 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो ओन किया हुआ है, मतलब कि खरीदा हुआ है। तो ये किस तरह की कंपनी हुई? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर 51% जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अगर मिलकर भी 51% ओन करते हैं तो वो भी आपका गवर्नमेंट कंपनी ही जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेटेड थे टाइप्स ऑफ कंपनीज के साथ। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। देखो, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं
जहां पर जो कंपनी के जो मेंबर्स यानी कि जो ऑनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और उनकी लाइबिलिटी जो है जितने उन्होंने शेयर्स बाय किए होते हैं उसके ऊपर जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। जैसे अगर एक पर्सन है उसने 100 शेयर्स बाय किए हैं, एक का प्राइस 10 रुपये है, तो वो उसकी जो लाइबिलिटी वो 1000 रुपये तक लिमिटेड है। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं जहां पर मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो शेयर्स के अकॉर्डिंग लिमिट कर दी जाती है, यानी कि उन्होंने जितने शेयर्स खरीदे हैं सिर्फ वो उतना ही कंपनी को पे करेंगे, तो वो आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है वो कहलाती है। ठीक है। उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कई ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पर जो मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं, वो जो कंपनी को बना रहे होते हैं तो उन्होंने गारंटी दी होती है कि इतना अमाउंट जो है वो हम पे कर देंगे कंपनी को। जैसे एक ए पर्सन है, उसने एबीसी कंपनी बनाई और इसने गारंटी दी कि जब भी एबीसी कंपनी को पैसों की जरूरत होगी तो मैं यहाँ पर 5 करोड़ रुपए इसको यहाँ पर जो है वो दे दूंगा। तो यहाँ पर ये जो मेंबर है इसकी जो लाइबिलिटी है वो गारंटी से यहाँ पर डिटरमाइन जो है वो की जा रही है, जितनी इसने गारंटी दी है उतनी तक इसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। तो ये आपका कहलाएगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां पर जो मेंबर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो उनकी गारंटी के अकॉर्डिंग जो है वो लिमिटेड कर दी गई है। उसके बाद कंपनीज होती है जहां पर जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है, मतलब कि ये पार्टनरशिप वाला मामला हो गया एक तरीके से कि मेंबर्स से कंपनी जितना मर्जी पैसा जो है वो मंगवा सकती है, और कंपनी के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स को भी यहाँ पर यूज जो है वो किया जा सकता है। तो ये हमारी कुछ यहाँ पर टाइप्स थी कंपनीज की। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो अगर मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। ठीक है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में जरूर एनरोल कर लीजिएगा। तो हमारा जो एएफएम कोर्स है उसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो क्वेश्चन वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। इसी के साथ हम आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और प्रीवियस और क्वेश्चंस भी दे देते हैं, जिनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाता है। हमारी जो वीडियोस की ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी कम होती है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में एएफएम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर पाते हो। तो ओवरऑल हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है, तो इसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। आपको हमारे ऐप जो है वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा KUNDL। और ये जो कूपन कोड है वो हमारे सभी कॉम्बो कोर्सेज के ऊपर एप्लीकेबल है। तो कॉम्बो कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो जहां पर आपको चारों के चारों पेपर जो है वो मिल जाते हैं जीआईबी के, तो इस कूपन कोड को जरूर यूज करिएगा, आपको एडिशनल डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके थ्रू आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई क्वारी होती है कोर्स से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपका जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिप्लाई करते हैं। और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी हो, कोई अपडेट देना हो, तो हम इसके अंदर मैसेज कर देते हैं। क्लासेस के जो लिंक होते हैं वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसको जरूर यहाँ पर ज्वाइन जो है वो कर लीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इंक्लूड्स। ठीक है। तो अगर कोई कंपनी है जहां पर मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो शेयर से लिमिट की गई है, यानी कि उन्होंने जितने यहाँ पर शेयर जो है वो खरीदे हैं उनकी जो फेस वैल्यू है उतनी ही अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर्स को पे करना है कंपनी को, उनकी लाइबिलिटी उतनी ही होती है। तो ये जो शेयर कैपिटल होती है कंपनी की उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, तो इसका आंसर है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। अब थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। देखो शेयर कैपिटल क्या होता है, यहाँ पर शेयर कैपिटल क्या होता है, तो एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके जो भी फंड रेज करती है वो कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो कहलाती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए एक XYZ कंपनी है, ठीक है, उसने यहाँ पर 10,000 शेयर जो है वो इशू किए, एक का प्राइस है 10 रुपए, तो उसने 1 लाख रुपए यहाँ पे फंड रेजिंग की है शेयर्स को इशू करके, तो 1 लाख रुपए आपका शेयर कैपिटल जो है वो कहलाएगा। ठीक है। जब हम शेयर्स की बात करते हैं ना, तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो मेनली 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। तो एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके जो टोटल फंड रेज करती है वो कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो कहलाती है। ठीक है।
अब इन दोनों शेयर्स के बारे में थोड़ी बातें यहाँ पे जो है हम जान लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो सके। तो पहले अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, वो कंपनी के जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं या फिर कॉमन शेयर्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन यहाँ पर कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बाई करता है तो वो कंपनी के रियल ऑनर जो है वो बन जाते हैं और उनका कंपनी के वर्किंग के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उनके पास होते हैं वोटिंग राइट्स। यानी कि जब भी कंपनी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रही होती है तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो वोटिंग कर कर अपनी राय जो है वो देते हैं ताकि उनका कंपनी के ऊपर एक पूरा कंट्रोल जो है वो बना रह सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है इक्विटी शेयर्स का कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं और वो कंपनी के इंपॉर्टेंट फैसलों में वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो नॉर्मली परमानेंट नेचर के होते हैं। परमानेंट का मतलब क्या है, कंपनी अगर एक बार इक्विटी शेयर्स इशू कर देती है तो वो उनको कभी भी बाय बैक नहीं करती है, शेयर होल्डर से वापस नहीं खरीदती है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर कंपनीज अपने इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करती है, पर नॉर्मली ये जो शेयर्स होते हैं वो परमानेंट नेचर के होते हैं, नॉन रिडीमेबल जो है वो रहते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, यानी कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है डिविडेंड की फॉर्म में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है और यही रिटर्न होता है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो कमाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो भी ओनरशिप को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को बाय करता है तो वो कंपनी का ऑनर बन जाता है। पर कौन सा ऑनर बनता है, सेकेंडरी ऑनर जो है वो बनता है। सेकेंडरी ऑनर क्यों कहते हैं हम इसको, तो देखो इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कंपनी के वर्किंग के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। हालांकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंस होती है। किस चीज की प्रेफरेंस होती है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और कैपिटल। अगर मान के चलिए कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो पहले जो डिविडेंड पे किया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट होता है जब आप प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, अगर मान के चलिए कंपनी बंद होती है तो उस केस में जो कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले वापस किया जाएगा, यानी कि जो भी पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ पहले उनको मिलेगा। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलेगा। अब एक यहाँ पर लिमिटेशन भी होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कि आपको जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट का मिलता है। मतलब कि अगर आपको बोला गया 10%, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए तो इसका 10% कितना हो, 10,000 रुपए। तो कंपनी जितना मर्जी यहाँ पर प्रॉफिट कमा ले आपको यहाँ पर 10,000 रुपए जो है डिविडेंड मिलेगा। पर इक्विटी शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता है, जितना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाती है उतना ही डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स से इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर मैं कंक्लूड करूं तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेकेंडरी ओनर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, उनका एक कंट्रोल होता है कंपनी के पास। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर वाले जो है उनको डिविडेंड उनका फिक्स नहीं होता, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को जो डिविडेंड होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड और कैपिटल की पेमेंट में एज कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद देखो ऑथराइज कैपिटल इज मैक्सिमम लिमिट अप टू विच अ कंपनी कैन रेज कैपिटल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। देखो जो हमारी शेयर कैपिटल होती है ना उसके कई सारे यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट हमारा होता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है, मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके रेज कर सकती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी जो है वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए कैपिटल जो है वो रेज कर सकती है शेयर्स को इशू करके। तो ये जो 1 लाख रुपए है वो आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो कहलाएगी, और कंपनी इससे ज्यादा शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, यानी कि इससे ज्यादा फंड रेजिंग नहीं कर सकती है शेयर्स को इशू करके, ठीक है। हालांकि ये थोड़ी अमेंडमेंट करके अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर इसको बढ़ा जरूर सकती है, पर जितना लिखा हुआ है उससे ज्यादा रेज नहीं कर सकती है। तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब आपको समझ में आ गया, मैक्सिमम कैपिटल जो कि कंपनी रेज कर सकती है अपने शेयर्स को इशू करके। उसके बाद देखो इश्यूड कैपिटल रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट हैज बीन सब्सक्राइब टू बाय द पब्लिक। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, तो पहले इश्यूड कैपिटल है क्या इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो मैंने एग्जांपल दी कि 1 लाख रुपए के यहाँ पर जो है वो शेयर्स है, ये क्या है आपका ऑथराइज कैपिटल यानी कि मैक्सिमम कैपिटल, ठीक है, जो कि कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके रेज कर सकती है।
अब इसमें से मान के चलिए जो कंपनी है उसने यहां पर 10,000 के जो शेयर्स है वो इशू कर दिए, ठीक है, यानी कि उसने शेयर्स इशू किए 10,000 रुपए फंडिंग यहां पर रेज करने के लिए, तो ये आपका कहलाता है इशूड कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल यहां पर कंपनी ने पब्लिक को इशू जो है वो कर दी है सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा था कि ये बेसिकली वो कैपिटल होती है जो कि पब्लिक सब्सक्राइब करती है, तो ये गलत है, क्योंकि देखो पब्लिक के द्वारा जो सब्सक्राइब किया जाता है उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए ये 10,000 रुपए के शेयर्स आपने इशू किए तो ये इशूड कैपिटल हो गया, पर इसमें से मान के चलिए सिर्फ 9,000 रुपए के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक ने यहां पर खरीदे यानी कि सब्सक्राइब किए, तो ये जो 9,000 रुपए है ये आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो कहलाएगा। ये आपका तीसरा कंपोनेंट था शेयर कैपिटल का, ठीक है। 3 कंपोनेंट पता लग गए। उसके बाद देखो सब्सक्राइब कैपिटल रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल दैट हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स, तो ये भी यहां पर गलत है, ये भी स्टेटमेंट यहां पर गलत है, फॉल्स है। क्यों गलत है? देखो सब्सक्राइब कैपिटल का मैंने आपको मतलब समझाया कि पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया है, जैसे 9,000 रुपए के शेयर जो है वो पब्लिक ने यहां पर खरीद लिए कंपनी के, ठीक है, तो ये आपका सब्सक्राइब कैपिटल हो गया, ठीक है। पर शेयर होल्डर जो एक्चुअली में पे करते हैं उनको आप पेड अप कैपिटल जो है वो कहते हो। क्या कहते हो आप इसको? यहां पर पेड अप कैपिटल जो है वो कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए 9,000 रुपए के शेयर 100 लोगों ने मिलकर यहां पर खरीदे, 100 लोगों ने मिलकर यहां पर खरीदे, उसमें से जो 90 लोग थे उन्होंने पेमेंट कर दी, पर 10 लोगों ने यहां पर जो है वो डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि 9,000 रुपए के शेयर्स खरीदे गए थे पर पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए की यहां पर जो है वो कंपनी के पास आई। तो ये जो 8,000 रुपए है जो कि एक्चुअली में शेयर होल्डर्स ने पे किया है कंपनी को, ये आपका यहां पर पेड अप कैपिटल जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे यहां पर कंपोनेंट थे, किसके कंपोनेंट थे? आपके शेयर कैपिटल के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल इज द अमाउंट दैट कंपनी हैज रिक्वेस्टेड इट्स शेयर होल्डर टू पे। देखो जब भी एक कंपनी शेयर्स इशू करती है मार्केट में, तो जो भी पैसा होता है वो एक बार में शेयर होल्डर से कंपनी नहीं मांगती। जैसे अगर मान के चलिए कंपनी ने शेयर्स इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कभी भी कंपनी 10 के 10 रुपए अपने शेयर्स पे पब्लिक से नहीं मांगती है। वो क्या कहेगी? आप इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, जैसे कि 5 रुपए अभी पे कर दीजिए, 5 रुपए बाद में पे कर देना। तो जो पैसा कंपनी शेयर होल्डर से मंगवा लेती है उसे आप कॉल्ड अप कैपिटल कहते हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जैसे कंपनी ने 5 रुपए यहां पर जो है वो मंगवा लिए हैं शेयर होल्डर से और बोला 5 रुपए आप बाद में पे कर देना, तो ये जो 5 रुपए है ना, ये आपका कॉल्ड अप कैपिटल जो है वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉल्ड अप कैपिटल जो है वो कहलाएगा। तो मेनली यहां पर आपके 5 कंपोनेंट होते हैं शेयर कैपिटल के। फिर से एक बार मैं रिवाइज आपको करवा देता हूं, ये तो क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा रिवाइज आपको मैं यहां पर करवा देता हूं। तो पहला जो आपका कैपिटल है वो है ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, पहला कंपोनेंट। ये मैक्सिमम कैपिटल है जो कि एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके रेज कर सकती है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आता है आपका यहां पर इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल का वो पोर्शन जो कि कंपनी ने इशू कर दिया है तो वो आपका इशूड कैपिटल होता है। इशूड कैपिटल का जितना हिस्सा पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया यानी कि खरीद लिया है वो आपका सब्सक्राइब कैपिटल कहलाता है। सब्सक्राइब कैपिटल का जितना हिस्सा कंपनी जो है वो शेयर होल्डर से मंगवा लेती है वो आपका कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। और जो हिस्सा शेयर होल्डर्स पे कर देते हैं, जो पैसा यहां पर पे कर देते हैं कंपनी को शेयर होल्डर्स, वो आपका पेड अप कैपिटल जो है वो कहलाता है। क्लियर है आपको? यहां तक कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेड अप कैपिटल कैन बी ग्रेटर देन द कॉल्ड अप कैपिटल। जो पेड अप कैपिटल है वो क्या कॉल्ड अप कैपिटल से ग्रेटर देन हो सकती है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट आपकी यहां पर फॉल्स होगी। क्यों? देखो कॉल्ड अप कैपिटल से पेड अप कैपिटल कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मान के चलिए कंपनी ने 5 रुपए यहां पर मंगवाए हैं तो मैक्सिमम जो शेयर होल्डर्स है वो 5 रुपए ही देंगे। हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स डिफॉल्ट कर दें और वो पैसा सारा पे ना करे, ठीक है, कोई शेयर होल्डर सिर्फ 3 रुपए यहां पर पे कर दे, तो कम हो सकती है। पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल से कम हो सकती है पर कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। उसके इक्वल जरूर हो सकती है पर उससे ज्यादा जो है वो नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट होगी वो आपकी यहां पर फॉल्स होगी। क्या होगी? ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, विच मोड ऑफ इशूइंग शेयर्स इन्वॉल्व्स ऑफरिंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है, कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो उसके पास कई सारे तरीके होते हैं, मोड होते हैं
जिसके थ्रू वो यहाँ पर शेयर्स को इशू कर सकती है, ठीक है। उसमें से एक तरीका होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू एक कंपनी जो है पहली बार अपने जो शेयर्स हैं वो जर्नल पब्लिक को यहाँ पर जो है वो ऑफर करते हैं, जर्नल पब्लिक ऑफर करते हैं। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, वो अभी अभी बनी है और उसने 10,000 शेयर जो है वो इशू कर दिए, 10,000 शेयर यहाँ पर इशू कर दिया फंड रेजिंग करने के लिए। किसे इशू किए? पब्लिक को। तो यहां पर वो यूज कर रही है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच मोड ऑफ इशूइंग शेयर्स आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स गिवन द राइट टू परचेज एडिशनल शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है, उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो 1,000 है, यानी कि 1,000 शेयर होल्डर्स ने मिलकर कंपनी के 10,000 शेयर्स को यहां पर खरीदा हुआ है, ठीक है। अब कंपनी को और फंड्स की जरूरत है तो उसने 10,000 शेयर्स और मार्केट में यहां पर इशू करने का फैसला किया है। तो एक्सवाइजेड कंपनी ने यहां पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ये जो 1,000 शेयर होल्डर्स हैं, इनको एक राइट दिया कि जो हम यहां पर शेयर होल्डर शेयर्स को आप, ठीक है, इन्होंने कंपनी को एक राइट दिया, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को यहां पर एक राइट दिया कि ये जो 10,000 शेयर्स हम न्यू इशू कर रहे हैं ना, आप इसे यहाँ पे जो है वो बाय कर लीजिए ताकि कंपनी का जो कंट्रोल हो वो आप ही के पास जो है वो रहे। तो ये किस तरह का इशू होगा? तो ये आपका कहलाएगा यहाँ पर राइट इशू। क्या कहलाता है आपका? राइट इशू। यानी कि कंपनी जब नए शेयर्स इशू कर रही है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दे रही है कि आप चाहो तो आप इन शेयर्स को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे खरीद सकते हो ताकि कंपनी का कंट्रोल जो है वो आपके पास ही रहे, बाहर ना जाए। तो ये आपका राइट इशू जो है वो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, what method involves issuing shares to the select group of investors rather than to the public। ठीक है, एक ऐसा मेथड जहां पर कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर नहीं कर रही है बल्कि वो एक इन्वेस्टर का एक ग्रुप जो है वो सिलेक्ट कर रही है और प्राइवेटली उन्हें जो है शेयर्स इशू कर रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ करेक्ट आंसर। जैसे प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट ही करनी पड़ती है। जैसे कि एक एक्सवाइजेड कंपनी, उसको पैसों की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, तो उसने यहां पर क्या किया, एक वेल्दी फैमिली को फाइंड आउट किया, एक अमीर फैमिली को फाइंड आउट किया और उसको बोला कि आप हमारे शेयर्स को यहां पर बाय कर लीजिए। मान के चलिए एबीसी फैमिली है, ठीक है, तो इन्होंने यहां पर इसके कंपनी के सारे शेयर जो है वो बाय कर लिए। तो ये आपका प्राइवेटली प्लेसमेंट जो है वो कहलाएगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व्स इशूइंग शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर हमारा कौन सा मेथड होता है शेयर्स को इशू करने का, जिसके अंदर जो कंपनी होते हैं वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट नए शेयर जो है वो इशू कर देती है। तो इसका जो आंसर है वो है बोनस इशू इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे मान के चले एक एक्सवाइजेड कंपनी है, इसके यहाँ पर 1,000 शेयर होल्डर्स है और ये जो 1,000 शेयर होल्डर्स है उन्होंने कंपनी के शेयर्स को 5 सालों से अपने पास होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है, जिसका कंपनी को काफी यहां पर बेनिफिट हुआ है। तो इस बात से खुश होकर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देने का यहां पर फैसला किया। बोनस में उन्होंने उनको कुछ नए शेयर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में जो है वो इशू कर दिए हैं, यानी कि अब इनके शेयर जो है वो बढ़ गए हैं पहले के कंपैरिजन में। तो ये आपका बोनस इशू जो है वो कहलाता है, बोनस इशू जो है वो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डैश इज अ स्कीम, dash is a scheme under which the company grants option a right but not obligation to employ to apply for shares of the company at a predetermined price। तो एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन ग्रांट करती है कि वो कंपनी के शेयर्स को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऑप्शन होता है इसके अंदर जो हमारा एम्प्लॉय उसके पास राइट होता है कि वो शेयर्स को बाय कर सकते हैं, पर ये ऑब्लिगेशन नहीं होते, एम्प्लॉय चाहे तो वो मना भी कर सकता है। तो इस स्कीम का जो नाम है वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के माने के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, इसके 500 एम्प्लॉयज है और ये जो 500 एम्प्लॉयज है वो 10 सालों से कंपनी के पास जो है वो काम कर रहे हैं। तो कंपनी ने सोचा कि हम इसको थोड़ा सा इनको बेनिफिट देंगे क्योंकि इन्होंने लॉयल्टी शो किया हमारी तरफ। तो कंपनी ने क्या किया, अपने 10,000 शेयर जो है वो बोला 500 एम्प्लॉयज को कि आप यहां पर खरीद सकते हो 10 रुपए का एक शेयर, ठीक है। और आपका मन हो तो आप खरीदिए, अगर आपका मन नहीं है तो आप मत खरीदिए। तो ये आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो है वो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, विच ऑफ दीज आर करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स, ठीक है।
तो जब कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो शेयर्स को इश्यू करने का जो प्रोसेस होता है उसकी करेक्ट सीक्वेंस यहां पर क्या रहती है? तो इसका जो आंसर है वो ये रहा, प्रोस्पेक्टस इशू, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉज इज अ करेक्ट आंसर। अब इसी पूरी प्रोसेस को हम एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चले एक XYZ कंपनी है, वो यहाँ पर 10,000 शेयर जो है वो पब्लिक को इशू करना चाहती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक यहाँ पर प्रोसेस के थ्रू ही काम किया जाएगा। तो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रोस्पेक्टस इशू। कंपनी एक प्रोस्पेक्टस बनाती है, यानी एक डॉक्यूमेंट या फिर एक बुक बनाती है जिसके अंदर वो जो वो शेयर्स को इशू करी है सारी डिटेल जो है इस डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है कि जो कंपनी है वो कौन से शेयर जो है वो इशू कर रही है, उनका प्राइस क्या रहेगा, ठीक है, कोई प्रीमियम है या फिर नहीं है, कोई डिस्काउंट है या फिर नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो स्पेसिफाई की जाती है, साथ के साथ जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी यहाँ पर स्पेसिफाई जो है वो की जाती है। अब ये जो कंपनी है उसने ये जो प्रोस्पेक्टस है वो मार्केट के अंदर इशू कर दिया ताकि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो इस प्रोस्पेक्टस को पढ़े और उनको हमारे ये जो शेयर्स को हमने इशू किया है उसके बारे में पता चल सके ताकि वो हमारे शेयर्स को खरीद सके। तो पहला स्टेप क्या होगा, कंपनी एक प्रोस्पेक्ट बनाएगी जिसके अंदर शेयर्स को इशू करने की सारी जो डिटेल्स है, शेयर का प्राइस, टाइप ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये सारी डिटेल्स प्रोस्पेक्टस के अंदर देगी, फिर प्रोस्पेक्टस को मार्केट में इशू कर देगी। अब जो इन्वेस्टर्स होंगे वो इन प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे और जिनको इन्वेस्ट करना होगा वो अप्लाई करेंगे। पहला यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या होता है, एप्लीकेशन, जहां पर जो इन्वेस्टर्स है वो अप्लाई करते हैं कंपनी के पास कि हम आपकी जो शेयर्स हैं वो खरीदने के लिए रेडी हैं, ठीक है। जब यहाँ पर एप्लीकेशंस आ जाती हैं कंपनी के पास तो एप्लीकेशंस को स्टडी करने के बाद, ठीक है, कंपनी फाइनली यहाँ पर शेयर्स जो है वो अलॉट कर देती है। तो थर्ड स्टेप यहाँ पर क्या होता है, अलॉटमेंट का। और अलॉटमेंट जैसे ही शेयर्स कंपनी अलॉट कर देती है इन्वेस्टर्स को तो वो कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद कंपनी जो भी पैसा होता है वो कॉल्स के थ्रू जो है वो मंगवाती रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस होता है शेयर्स को इशू करने का। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको बता दूं, पहला स्टेप प्रोस्पेक्टस इशू करना, ठीक है, ताकि अपने जो शेयर्स को इशू करिए कंपनी उसके बारे में पब्लिक को बताया जा सके। फिर यहाँ पर जो पब्लिक है यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन के समय उन्हें एक यहाँ पर स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी कंपनी को। फिर फाइनली एप्लीकेशन के बाद कंपनी शेयर्स को जो है वो अलॉट करेगी। अलॉटमेंट के वक्त भी जो कंपनी है वो शेयर होल्डर से कुछ ना कुछ पैसा जो है वो मंगवाएगी और जो बाकी का जो पैसा बच जाएगा वो कॉल्स के थ्रू, चाहे वो कॉल 1 हो कॉल 2 हो, के थ्रू कंपनी जो है वो शेयर होल्डर से मंगवा लेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है शेयर्स को इशू करने की। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट हायर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे आर सेड टू बी, ठीक है। अब देखो हर एक शेयर्स की एक फेस वैल्यू होती है। क्या होती है? एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू बेसिकली क्या है? एमआरपी। शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, मान के चलिए शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, ठीक है। अगर मान के चलिए जो शेयर्स है उनको उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे इशू किया जाता है तो हम क्या कहेंगे? जैसे शेयर्स की जो फेस वैल्यू वो 10 रुपए, अगर हम 20 रुपए का शेयर्स यहाँ पर इशू कर रहे हैं तो ये जो 20 रुपए है वो फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस है। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि शेयर्स को प्रीमियम पे ही जो है वो इशू किया गया है। यानी कि किसी केस में अगर आपने शेयर्स को इशू किया है और शेयर का जो प्राइस है उसके फेस वैल्यू से ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू 10 है पर प्राइस कितना 20 रुपए है, 10 रुपए ज्यादा है, तो हम कहेंगे शेयर्स को प्रीमियम पे जो है वो इशू किया गया है, ठीक है। अगर मान के चले एक कंपनी जो है शेयर्स को फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू करती है, जैसे फेस वैल्यू 10 रुपए है और शेयर्स को कंपनी जो है वो 8 रुपए में इशू जो है वो करे, तो हम कहेंगे शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया है, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। और अगर कंपनी ने मान के चलिए शेयर्स को इशू किया और उसका जो प्राइस है वो फेस वैल्यू के इक्वल है, ठीक है, जैसे 10 रुपए का फेस वैल्यू तो 10 रुपए के ऊपर ही कंपनी ने यहाँ पे शेयर्स को इशू किया है, तो हम कहेंगे कि शेयर्स को पार वैल्यू पे जो है वो इशू किया गया, यानी कि इशूड एट पार जो है वो हम कहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करेगी। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे इशू किया जा रहा है तो हम कहेंगे प्रीमियम पे इशू किया गया है। फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू किया जा रहा है तो डिस्काउंट पे, अगर फेस वैल्यू के इक्वल प्राइस पे इशू किया जा रहा है तो वो एट पार कहलाएगा। उसके बाद देखो, इफ कंपनी रिसीव्स ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स देन कंपनी फॉलोज व्हिच मेथड इज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल समझाता हूं। तो मान के चलिए एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है, उसने यहाँ पर 10,000 शेयर जो है वो अपने कंपनी के पब्लिक को इशू किए, ठीक है।
अब कंपनी की जो रेपुटेशन थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हो गई। यानी कि कंपनी ने कहा था कि हम 10,000 शेयर्स जो है वो इशू करना चाहते हैं, पर लोग जो है यानी कि जो इन्वेस्टर्स है, जो पब्लिक है, वो 20,000 शेयर जो है वो खरीदना चाहते हैं कंपनी से। तो इसे हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब देखो इस यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो कंपनी है उसने सिर्फ 10,000 शेयर यहाँ पे इशू किए, यानी कि वो 10,000 शेयर ही सेल कर सकती है पब्लिक को, यानी कि अलॉट कर सकती है। ठीक है, तो इस केस में कंपनी नॉर्मली क्या करती है, प्रो राटा अलॉटमेंट मेथड का यूज करती है। मेथड का पहले नाम बता देता हूं, प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, इस मेथड के अंदर होता क्या है, तो जो पब्लिक है या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होता है, ठीक है, उसी के प्रपोर्शन में उन्हें थोड़े से कम शेयर जो है वो इशू कर दिए जाते हैं। जिसे अगर मान के चलिए एक बंदा है, ठीक है, उसने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो उसे हम क्या करेंगे, 1 शेयर जो है वो इशू कर देंगे, जिससे कि सभी शेयर होल्डर्स को यानी कि सभी इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर जो है वो मिल सके। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए 10,000 शेयर्स यहां पर इशू किए हैं और 20,000 की एप्लीकेशन हो गई, तो कंपनी क्या करेगी, जितने शेयर्स इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किए हैं उसके आधे शेयर्स उनको दे देगी। अगर किसी ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसे 5,000 दे देगी। किसी ने अगर 20,000 के लिए अप्लाई किया है तो उसे 10,000 शेयर्स यहाँ पर जो है वो दे देगी। ठीक है, तो इस मेथड को हम प्रो राटा अलॉटमेंट मेथड जो है वो कहते हैं। और नॉर्मली कंपनी इसे क्यों फॉलो करती है, क्योंकि देखो अगर कंपनी ने ऐसा किया कि कुछ के जो एप्लीकेशन उनको सिलेक्ट कर लिया और बाकियों को टोटली यहाँ पर रिजेक्ट कर लिया, जैसे 100 शेयर होल्डर 100 इन्वेस्टर ने अप्लाई किया था, तो जो 50 इन्वेस्टर थे उनके एप्लीकेशन को इन्होंने कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया और 50 के रिजेक्ट कर दिया, तो ये सही तरीका नहीं होता है, ये सही तरीका नहीं होता है। तो प्रो राटा अलॉटमेंट जो है वो सही रहता है कि हम सभी को मतलब किसी को भी निराश ना करें। जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनको कोई ना कोई यहाँ पर शेयर जरूर दे दे, ताकि उन्हें निराशा जो है वो ना हो सके। ठीक है, तो ये आपका होता है प्रो राटा अलॉटमेंट बेसिस। क्लियर है, कोई डाउट हो चैट बॉक्स में ऐसे करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ शेयर होल्डर फेल टू पे इंस्टॉलमेंट्स अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी देन व्हाट विल एक्शन कंपनी टेक्स। अगर ये हमारा जो शेयर होल्डर है, जैसे मान के चलिए आपने शेयर्स यहां पर इशू किए 10 रुपए, ठीक है, तो 2 रुपए आपने एप्लीकेशन पे मंगवाए, 4 रुपए आपने अलॉटमेंट पे मंगवाए और बाकी का जो पैसा है 6 रुपए 4 रुपए सॉरी, वो आपने कॉल्स के थ्रू जो है वो मंगवाई, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया। तो अगर मान के चलिए जो शेयर होल्डर है उसने इसमें से कोई भी इंस्टॉलमेंट को मिस कर दिया, यानी कि डिफॉल्ट कर दिया, पैसा पे नहीं किया कंपनी को, जैसे कंपनी ने यहाँ पर मान के चलिए कॉल का पैसा मंगवाया था, 4 रुपए मंगवाए, तो जो शेयर होल्डर था उसने यहाँ पर पैसा जो है वो पे नहीं किया। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता क्या, तो उसकी जो शेयर्स हैं उनको फोरफीट जो है वो कर लिया था। अब ये फोरफीट होता क्या, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। देखो एक ए पर्सन है, उसने एबीसी कंपनी को खरीदने के लिए एप्लीकेशन दी, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद कंपनी ने ये जो शेयर्स थे वो अलॉट कर दिए ए पर्सन को। जैसे ही अलॉटमेंट हुई तो ए पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर जो है वो बन गया, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने कॉल का पैसा मंगवाया, इसने कर दिया डिफॉल्ट। तो अब क्या करेगी कंपनी, इन शेयर्स को फोरफिट कर लेगी। फोरफिट का मतलब है कि जो शेयर होल्डिंग है एक पर्सन की वो कैंसिल कर दी जाएगी, यानी कि अब ये जो कंपनी का शेयर होल्डर जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो शेयर्स हैं वो कंपनी इससे जो है वो वापस ले लेगी, ये कंपनी के शेयर्स जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अलॉटमेंट तक जो पैसा इसने पे किया था, मान के चलिए एप्लीकेशन पे 2 रुपए पे किया, अलॉटमेंट पे 4 रुपए पे किया, तो ये 6 रुपए जो है उसका क्या होगा, कंपनी ये वापस कर देगी? नहीं, कंपनी इसे भी अपने कब्जे में ले लेगी, क्योंकि कंपनी का नुकसान हुआ है और जो भी नुकसान हुआ है वो इसी पैसे से जो है वो भरपाई करेगी। तो मेरा सिंपल सा मतलब था कि आपको 4 फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब समझा दूं। 4 फीचर ऑफ शेयर का मतलब है कि कंपनी शेयर होल्डर के जो शेयर्स है उसको अपने कब्जे में ले लेती है, शेयर होल्डर की जो शेयर होल्डिंग है उसको कैंसिल कर देती है, ठीक है। जो भी पैसा आया होता है उसको भी अपने कब्जे में कंपनी जो है वो ले लेती है। उसके बाद देखो, व्हेन फोरफिटेड शेयर्स आर री इशूड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन दिस शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। अब देखो ये जो कंपनी ने शेयर्स फोरफिट किया, जैसे अगर मान के चले एक एक्सवाइजेड कंपनी उसने 10,000 शेयर्स जो है वो इशू किया था और 1,000 जो शेयर्स थे उनको कंपनी को फोरफिट करना पड़ा, क्योंकि जो आपके इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा जो है वो नहीं दिया। अब ये जो 1,000 शेयर है कंपनी को इसे दोबारा से इश्यू जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मली ये जो शेयर्स है वो डिस्काउंट पे इशू करने पड़ते हैं, क्योंकि इस समय कोई भी शेयर्स को खरीद नहीं रहा होता है, ठीक है।
तो कंपनी को एक ही बार में ये शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू करने होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डिस्काउंट है वो कितना मैक्सिमम यहाँ पर कंपनी जो है वो ऑफर कर सकती है। तो इसका जो आंसर है वो है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफीट शेयर। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो ए पर्सन था उसने 6 रुपए जो है वो कंपनी को पे कर दिए थे, यानी कि कंपनी ने जब शेयर्स को फोरफीट किया तो उसने 6 रुपए एक शेयर के ऊपर जो है उसने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो 6 रुपए कंपनी के पास है, तो जब वो दोबारा से इन शेयर्स को री इशू करेगी तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 6 रुपए ही दे सकती है। यानी कि फोरफिटेड शेयर्स पे जो कंपनी ने अमाउंट रिसीव की है उसी अमाउंट के इक्वल जो है कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती है। यानी कि अगर 1000 शेयर थे इसके पास, कंपनी 1000 शेयर यहाँ पर इशू करना चाहती है, तो एक शेयर का प्राइस अगर 10 रुपए है तो उसके ऊपर अगर कंपनी डिस्काउंट देना चाहती है तो एक शेयर के ऊपर कंपनी मैक्सिमम 6 रुपए का डिस्काउंट जो है वो दे सकती है। और ये जो 6 रुपए है ये इक्वल है उस अमाउंट के जो कंपनी ने फोरफिटेड शेयर से रिसीव किए हैं, अपने कब्जे में किए हैं। क्लियर है आपको? कोई डाउट हो आप चैट बॉक्स में बिंदास होकर पूछ सकते हो, और पूछ लीजिए कोई भी डाउट है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो फॉरफिटेड शेयर्स के ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसको आप कहाँ ट्रांसफर करते हो। जैसे अगर मान के चलिए आपने 6 रुपए एक शेयर के ऊपर फोरफिट किए थे, आपके पास 6 रुपए आए थे, और जब आपने फोरफिटेड शेयर्स को दोबारा से री इशू किया तो वहां पर जो डिस्काउंट था वो सिर्फ 3 रुपए ही आपको देना पड़ा, यानी कि एक शेयर के ऊपर 3 रुपए का आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व एक खास तरह का रिजर्व होता है और ये क्रिएट किया जाता है कंपनी के द्वारा, ताकि जो नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेशन है उससे कंपनी जो भी प्रॉफिट आए वो इस रिजर्व में ट्रांसफर कर सके और बाद में इसको स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जा सके। ठीक है, जैसे शेयर्स को बायबैक वगैरह करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई कंपनी बोनस इक्विटी शेयर्स यहाँ पर इशू करना चाहती है तो उसे कुछ कंडीशंस को यहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा। बोनस इक्विटी शेयर्स यहाँ पर क्या है? बोनस इक्विटी शेयर्स मैंने आपको समझाया था बोनस इशू के बारे में। तो एक कंपनी बोनस इशू के अंदर जितने भी इक्विटी शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती है तो वो आपका यहाँ पर कहलाता है बोनस इक्विटी शेयर्स। और कोई कंपनी ऐसे ही बोनस इशू नहीं कर सकती, कुछ कंडीशन उसे फुलफिल करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है कि जो बोनस इशू है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू जो है वो ऑथराइज होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने इंटरनल मैटर्स को मैनेज करती है, इंटरनल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए बोनस इशू। ठीक है, साथ के साथ ये जो बोनस शेयर्स हैं, ये जो बोनस शेयर्स को इशू किया जा रहा है, इसको कंपनी की जो जनरल मीटिंग है शेयर होल्डर्स की उसके अंदर भी ऑथराइज करवाना जो है वो जरूरी है। ठीक है, और कोई भी कंपनी जो है बोनस शेयर जो है पार्टली पेड अप शेयर होल्डर्स को नहीं इशू कर सकती है। यानी कि जैसे मान के चलिए एक यहाँ पर पर्सन है ए, उसने कंपनी के शेयर जो है वो बाय किए हुए हैं और कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए और उसने सिर्फ अभी तक 5 रुपए ही जो है वो पे किए हैं कंपनी को, यानी कि इसके पास पार्टली पेड अप शेयर्स है, पार्टली पेड अप यहाँ पर शेयर्स है। तो ये जो कंपनी है वो बोनस शेयर्स इसको इशू नहीं कर सकती। हालांकि कंपनी चाहे तो इसे पहले फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करेगी, यानी कि इससे जो बाकी का पैसा वो मंगवाएगी, फिर जाकर वो बोनस इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो कंपनी है ना उसने किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। किस चीज में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए? सबसे पहले अगर कोई यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट है, डेट सिक्योरिटीज है उसने इशू किए हुए हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की रीपेमेंट में उसने किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। आप ये सोच के देखो, अगर कोई कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, उसमें डिफॉल्ट कर रही है, जैसे बैंक से उसने लोन लिया था तो इंटरेस्ट पे करने के तो उसके पास पैसे नहीं है और वो चाह रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में बोनस सिक्योरिटी शेयर्स इशू करो अपने शेयर होल्डर को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, साथ के साथ कोई किसी भी तरह के स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, बोनस, इसमें भी किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर एक कंपनी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, ग्रेचुइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो उसके पास राइट नहीं है बोनस शेयर्स को इशू करने का। ठीक है, साथ के साथ जो बोनस शेयर्स है ना उसको डिविडेंड के बदले में भी इशू नहीं किया जा सकता। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी थी, उसको डिविडेंड पे करना था 50,000 रुपए शेयर होल्डर्स को, पर शेयर होल्डर को 50,000 रुपए पे करना था। ठीक है, तो उसने सोचा कि 50,000 रुपए पे करने के बजाय हम 50,000 रुपए के शेयर्स पे कर देते, इशू कर देते। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बोनस इक्विटी शेयर जो है वो इशू किए जाते हैं। ठीक है,
अब एक बात करते हैं यहाँ पर नॉन वोटिंग शेयर्स की, ये काफी इंपॉर्टेंट। नॉन वोटिंग शेयर्स क्या, देखो नॉन वोटिंग ऐसे इक्विटी शेयर्स होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। नॉर्मली देखो इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, पर ये नॉन वोटिंग शेयर्स ऐसे इक्विटी शेयर्स होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं होते, यानी कि वो वोट नहीं कर सकते हैं। बाकी के जो राइट्स हैं उनके पास सारे रहते हैं, पर वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। साथ अगर कोई कंपनी जो है वो नॉन वोटिंग शेयर्स को इशू करना चाहती है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा उसकी ऑथराइजेशन करवानी जरूरी है। साथ के साथ शेयर होल्डर्स ने भी अपने जर्नल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसे ऑथराइज किया होना चाहिए, अप्रूव किया होना चाहिए, तभी कोई कंपनी जो है नॉन वोटिंग शेयर्स को इशू है वो कर सकती है। ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी होना चाहिए, एक यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन भी होना चाहिए जिसके अंदर जो प्राइस है शेयर्स का वो यहाँ पर स्टेट किया होना चाहिए, बताया होना चाहिए। ठीक है। और ये जो नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स है इनके ऊपर डिविडेंड कितना यहाँ पर पे किया जाएगा, ठीक है, वो भी यहाँ पर स्पेसिफाई जो है वो किया जाना होगा। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके ऊपर जो डिविडेंड पे किया जाता है और जो नॉन वोटिंग शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड पे किया जाता है उसके अंदर डिफरेंस होता है। नॉन वोटिंग शेयर्स के ऊपर ज्यादा डिविडेंड दिया जाता है क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो वोटिंग राइट्स ना होने का जो लॉस है उनको कंपनसेट करने के लिए इन्हें डिविडेंड जो है वो थोड़ा ज्यादा दे दिया जाता है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो कोई भी पर्सन नॉन वोटिंग शेयर्स है उनको क्यों खरीदे अगर उनको कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है आपको। अब ये जो नॉन वोटिंग शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास सभी राइट्स होते हैं, मतलब एक नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो भी राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स इनके पास होते हैं। इनको बोनस शेयर्स भी मिलते हैं, राइट इश्यू भी मिलते हैं, बस इनके पास एक वोटिंग राइट नहीं होता, बस उसको छोड़कर बाकी सारे राइट्स होते हैं। ठीक है। कोई भी कंपनी अगर नॉन वोटिंग शेयर्स को इशू करना चाहती है तो उसका जो पेड अप कैपिटल है उसके 25% के इक्वल ही वो यहाँ पर नॉन वोटिंग शेयर्स जो है वो इशू कर सकती है, यानी कि इससे ज्यादा शेयर्स वो इशू नहीं कर सकते हैं विदाउट वोटिंग राइट। जैसे अगर जो पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख रुपए तो इसका 20% कितना हो, 25% कितना हो, 25,000, तो 25,000 के ही कंपनी जो है मैक्सिमम नॉन वोटिंग शेयर जो है वो इशू कर सकते हैं। मिनिमम जितने मर्जी पर मैक्सिमम इतने ही यहाँ पर इशू कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। साथ के साथ जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है सिर्फ वही यहाँ पर नॉन वोटिंग शेयर्स को इशू जो है वो कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिमिटेड है, जो अपने शेयर जो है वो पब्लिक को ऑफर जो है वो करती है। और कोई भी कंपनी जो है वो जो वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं उनको विदाउट वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर कंपनी ने शेयर्स इक्विटी शेयर्स यहाँ पर इशू किए थे और शेयर होल्डर्स के पास यहाँ पर वोटिंग राइट्स थे तो कंपनी किसी भी टाइम उसको नॉन वोटिंग शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि वोटिंग राइट्स को हटा नहीं सकती है, ये कंपल्सरी होता है। तो यहाँ पर हमने कंपनी अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है डिटेल में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने कंपनी का मीनिंग समझा। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा, स्टैट्यूटरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी और आपकी फॉरेन कंपनी। ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा, शेयर कैपिटल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, शेयर्स को कैसे इशू किया जा सकता है, वो सारी चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के अंदर तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो ताकि अभी आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं, और कोई डाउट हो तो बिंदास होकर यहाँ पर पूछ लीजिए। फटाफट से बताइए आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं। ऑल इज क्लियर? ओके, तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। आगे भी हम ऐसे ही जो सेशंस हैं वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे जहां पर हम एएफएम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को वन लाइनर और पॉइंटर्स की फॉर्म में कवर करेंगे। ठीक है, और आपके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे। तो अगर आप एएफएम की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको इन सेशंस को रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना है। और अगर आपने कोई क्लास अटेंड नहीं किया है तो ऑलरेडी हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है एएफएम की, तो वहाँ पर भी हमने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, तो उनको एक बार जाकर ज़रूर जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। उन क्लासेस का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, पूरी की पूरी जो प्ले लिस्ट है वो आपको मिल जाएगा, और हमारे कोर्सेज को ज़रूर यहाँ पर अनरोल जो है वो कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।